जब आ जाए इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ दैट इज ग्रेड ऑफ phi is equal to your root. Is it clear? Or P is equal to minus gradient of P is equal to epsilon naught T. Is it clear? Or यहाँ पे square your phi is equal to minus अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो V so you can write here that is the J square V is equal to minus so this is the Poisson equation. इस चीज को हम लोग जो है we have already discussed. ठीक है, अब उसके आगे क्या है Is it clear? और उसके बाद हम लोगों ने सोल्व किया था कि हाउ टू सोल्व द लाप्लास से, और जब वो भी जीरो हो जाता है तो हम लोगों ने जो है लाप्लास इक्वेशन को सोल्व किया था और हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा जो डेल स्क्वायर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड द Laplacian operator और इसको हम लोग लिखे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये होता है इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर. इज इट क्लियर? और उसके बाद जो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर delta upon delta r and here that is the r delta upon delta r. And delta upon delta k. 1 upon r square sin square theta and del square upon delta r. ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो होता है दैट इज plus 1 upon r that is delta upon 1 upon r that is the your del square upon delta phi square plus del square upon. और अगर आप यहाँ पे अगर if del square operates on the electrostatic potential तो यहाँ पे v आती है del square v upon d square plus del square v upon dy square plus del square v upon d square. फिर del square भी स्फेरिकल में लिखेगा 1 upon r square delta upon delta r delta v upon delta r plus 1 upon r square sin theta delta v sin square theta del square v upon d phi square. You know that the three coordinates cylindrical coordinate any point in the space. But how can we define a point? Any point in the space it is formed due to the intersection of the number of planes. Hello, बोलिए कहाँ अरे यार कौन सी कहाँ ठीक है 1 बटे r स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा r हाँ यहाँ पे r स्क्वायर या दिस इज r स्क्वायर हाँ r स्क्वायर ठीक ओके इज इट क्लियर और उसके बाद सिलेंडर में ये del स्क्वायर v इज इक्वल टू 1 अपॉन r डेल्टा अपॉन डेल्टा r डेल्टा v अपॉन डेल्टा प्लस 1 अपॉन r ये स्क्वायर del स्क्वायर v अपॉन d phi स्क्वायर प्लस del स्क्वायर
V upon delta Z square. I have already told that any point in the space it is formed due to the intersection of the number of planes. Is it clear? In 3 dimension, any point in the space it is formed. How can you define a point? Point is not a dimensionless. आप जब इंजीनियरिंग का ड्राइंग कीजिएगा तो पॉइंट का भी जो है आप जो है प्रोजेक्शन ड्रा कर सकते हैं. Is it clear? So the any point it is formed due to the intersection of the 3 planes in the Cartesian coordinate. In a spherical coordinate, it is formed due to the intersection of the 3 curved surfaces. And in the cylindrical coordinate, any point it is formed due to the intersection of also the 3 curved surfaces. और पॉइंट जो होगा उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा कार्टेशियन में x y z, स्फेरिकल में जो होगा दैट इज द r, phi and the z, और जो सिलिंड्रिकल होगा वहाँ 3 प्लेन्स है, वो एक r इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज अ सर्कल. इज इट क्लियर? और एक जो है आपका फ्लैट सरफेस एट ए डिस्टेंस z इज इक्वल टू कांस्टेंट, और तीसरा जो प्लेन होगा वो phi इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो phi जो है जो x एक्सिस से जो है एंगल प्लेन बनाता है उस पूरे प्लेन पे phi कांस्टेंट होगा. So any point it is formed due to the intersection of the 3 planes. In cylindrical coordinate there are the 3 planes. R is equal to constant, phi is equal to constant, and the z is equal to constant. R का जो होगा 0 से इनफाइनाइट जा सकता है, उसके बाद phi जो है 0 से 2 पाई जाएगा, z भी 0 से इनफाइनाइट जा सकता है. बाकी जब हम फाइनाइट सिलेंडर की बात करते हैं तो r 0 से लेकर जो है a तक जाएगा, z जो है 0 से हाइट h तक जाएगा, और उसका जो एंगल है 0 से 2 पाई जाएगा. तो इस तरह हमारा जो है डेल स्क्वायर का वैल्यू हुआ. क्योंकि ये हार्मोनिक्स की बात करते हैं. जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं तो ये हार्मोनिक्स की बात करते हैं. जब हम 3 कोऑर्डिनेट डायमेंशन में जाते हैं तो पोटेंशियल जो है एनी पॉइंट को 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है. x y z पे डिपेंड करेगा, r थीटा फाई पे डिपेंड करेगा, r फाई z पे डिपेंड करेगा. इज इट क्लियर? तो हमारा जो है जो सॉल्यूशन होता है दिस इक्वेशन मस्ट बी सैटिस्फाइड बाय इट्स सॉल्यूशन, है ना. जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा जब सॉल्यूशन को इक्वेशन में डालिएगा, जिस फंक्शन को इक्वेशन में डालिएगा, तो टोटल जो है डेल स्क्वायर v या डेल स्क्वायर फाई जो है दैट्स विल बी इक्वल टू 0. उसको हम लोग कुछ सॉल्व कर लेंगे एग्जांपल के द्वारा. उसके बाद हम लोगों ने जो है कहा कि तो ये तो हमारा पॉइजन्स और लाप्लासियस इक्वेशन हुआ. आप लोग कुछ पूछे थे कि क्या जरूरत है. कुछ जगह हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे तो पॉइंट चार्ज से स्टार्ट हुए होंगे. और अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से पोटेंशियल निकालना है तो एक तो हुआ हमारा डिस्क्रीट चार्ज हुआ, है ना, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. तो उसके चलते किसी जगह पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड सिग्मा QI अपॉन RI. इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हमारा मान लीजिए कि अब तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, जैसे मान लीजिए जैसे आपका ये कैथोड रे हुआ, या उसके बाद जो है मतलब तो कैथोड रे के चलते जो वहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, और जहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, या जहाँ पे कोई एक वायर है और उस वायर में मान लीजिए कि जो है एक लेंथ में लैम्डा, अगर मान लीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो उस लेंथ में कितना चार्ज हुआ, तो दैट इज लैम्डा इनटू dq, एंड I इज इक्वल टू लैम्डा dq अपॉन dt, एंड देयरफॉर द I इज इक्वल टू लैम्डा dv. इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा कि करंट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. जो आपका वेक्टर का है कि जो उसका जो एक थ्योरम है जो है समीशन का, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि चलो थ्योरम जो यहाँ पे देखिएगा करंट डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. यस, कि मान लीजिए करंट अगर किसी करते हैं कि इट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, दैट इज अ वेक्टर. इसके बारे में ग्रिफिथ की बुक में जब जाइएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, उसने लिखा कि करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. और ये भूल थी. हर एक चीज का थ्योरम कुछ उसका जो वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो आप मैथमेटिक्स के लिखिए, ताकि मैथमेटिक्स का जो प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर का वो हर एक जगह अप्लाइड नहीं हो सकता है. फिजिक्स में क्या होता है, मान लीजिए करंट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड भी है और करंट का डायरेक्शन भी. करंट मान लीजिए अगर ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर करंट परपेंडिकुलर है तो दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी. इज इट क्लियर? ओके. अगर एक लीनियर करंट, अगर मान लीजिए करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर ये सिस्टम ऑफ चार्ज होगा और ये सिस्टम ऑफ चार्ज ऐसे जा रहा है, तो अगर ये लेंथ L है
तो ये लेंथ है, लैम्डा करंट पर चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो लैम्डा इनटू जो है आपका जो है जो लेंथ हो गया वो चार्ज हो गया, लैम्डा इनटू डी। अब लैम्डा इनटू डीएल को dt से भाग दे दीजिएगा, तो लैम्डा इनटू dl upon dt, that is v, lambda v, that is not the speed here, it is the velocity. Is it clear? एक particular direction में है। तो इस तरह हमारा जो है करंट का जो है, आप गो टू बुक ऑफ द ग्रिफिथ एंड यू विल फाइंड हाउ द करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग जो है उसके द्वारा, फिर मान लीजिए आपका सरफेस चार्ज है कि आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज को डालोगे या अंदर में इंजेक्ट करोगे तो चार्ज सरफेस पे चलाएगा, तो वो तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ। तो अगर हमारा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ तो उसके चलते अगर हमको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, तो V is equal to 1/4 pi epsilon and then the rho s ds upon r. Is it clear? अब दूसरी बात उठती है कि मान लीजिए कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज है, तो अगर डीसी करंट फ्लो कर रहा है तो किसी अगर वायर से जब डीसी करंट फ्लो करता है तो आप कहते हो कि करंट जो सब जगह है, मतलब बीच में भी है और किनारे में भी है, तो वहां पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोग मूव कराते हैं। इज इट क्लियर? और या मान लीजिए कि जो हमारा जो है कोई चार्ज स्फीयर है, इज इट क्लियर, वहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो वहां पे रो भी जो हमारा जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम डेंसिटी होगा, वॉल्यूम डेंसिटी होगा। याद रखिए जब डीसी करंट फ्लो करता है, जब डीसी करंट फ्लो करता है तो हमारा वहां पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है फ्लो करता है, तो वहां पे हम जो है चार्ज डेंसिटी जो होता है रो भी इनटू डीवी, तो कोई अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसके चलते कहीं पोटेंशियल है, देन V is equal to 1/4 pi epsilon and the वॉल्यूम इंटीग्रल and then the rho v dv upon r। तो कहीं भी जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी जोड़ दीजिएगा, जिसको सिग्मा 1/4 pi epsilon qi upon ri plus 1/4 pi epsilon lambda l dl lambda into dl upon r plus 1/4 pi epsilon that is rho s ds upon r plus 1 plus your rho v dv upon r वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इस तरह हमारा हर एक डिस्ट्रीब्यूशन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो सकता है, तो एक तरीका ये वो भी निकालना है। दूसरा जो है आप जानते हो कि अगर तुमको कोई भी अगर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके बाद एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो और उसके बाद तुम D डॉट ds इज इक्वल टू निकालते हो, E मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो वर्क डन E डॉट dl निकालोगे, E डॉट dr निकालोगे, E डॉट dr निकालोगे तो तुमको dv देगा, उसको इंटीग्रेट कर देते हो तो va माइनस dv देता है, और उसके बाद तुम जो है C इज इक्वल टू q अपॉन v करके कैपेसिटेंस निकाल देते हो। दूसरा तरीका यह है कि जब हमको कुछ भी नहीं मालूम है, हमको जो है चार्ज नहीं मालूम है, हमको एक कैपेसिटर दिया हुआ है, केवल हमको मालूम है कि हम उसके जो है इनर जो है कंडक्टिंग सरफेस उस पर कितना पोटेंशियल दिया हुआ है, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम है। जैसे ही हमको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम रहता है, हम तुरंत जो है लाप्लास इक्वेशन या पॉइजन्स इक्वेशन को अप्लाई करते हैं एंड वी गेट द योर पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, द टोटल चार्ज that is distributed over the surface or throughout the volume and plus the capacitance। उसी तरह हमारा जो है मान लो कि तुमको कोई भी एक पोटेंशियल दिया हुआ है, अननोन है, और तुमको दिया हुआ है V इक्वल टू Ix प्लस J E y प्लस K y J, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है या पोटेंशियल दिया हुआ है V इक्वल टू xy प्लस Z स्क्वायर x प्लस x क्यूब y, और कहते हैं कि तो टोटल चार्ज निकाल लीजिए, तो उस बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कैसे निकालोगे? Then apply the process your Poisson's equation of the Laplace equation, you know del square V is equal to minus rho v upon epsilon, और तुरंत जो है del square V is equal to Cartesian delta upon delta x square plus delta upon delta y square plus delta upon del square upon delta z square V is equal to minus rho v upon epsilon, second और सबका जो partial differentiation लोगे you will get the total charge। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम है ना, देयर आर एनालिटिकल मेथड होता है, न्यूमेरिकल मेथड होता है, तो इस तरह करके हम जो है किसी भी जो सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है उसके चलते क्या पोटेंशियल होगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पॉइजन्स और लाप्लास इक्वेशन जो अंडर सर्टेन बाउंड्री कंडीशन, जब हम पॉइजन्स और लाप्लास इक्वेशन अप्लाई करते हैं अंडर सर्टेन बाउंड्री कंडीशन कि हमको जो है सरफेस पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है मालूम होना चाहिए, तभी जाके इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर?
जैसे हम लोग कैपेसिटर के इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो वहां पे आया था V इक्वल टू A अपॉन R, V इक्वल टू निकाला था दैट इज इक्वल टू माइनस या A अपॉन R एंड प्लस सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और A भी हमारा अननोन चीज था, तो फिर हम कैसे इसको निकालते हैं? तब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हम जो है कितना पोटेंशियल कहाँ दिए हुए हैं, अब तब V एट R इज इक्वल टू A भी इतना है, एट R इज इक्वल टू B भी इतना है, और जब दोनों को हम लोग डाल देते हैं we are able to get the constant of integration। तो अब जो है इतना सारा हम लोग सॉल्व किए थे, तो अब देन आफ्टर आई विल द नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का जो है अब सेकंड हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये सेकंड एग्जांपल में मान लीजिए कि ये हमारा ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिए। अब सिलेंडर का हमको क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएंगे तो हमारा इजी होगा उस प्रॉब्लम को जो विजुअलाइज करना है। तो मान लीजिए ये हमारा इनर सिलेंडर हुआ और ये आउटर सिलेंडर हुआ, ये रेडियस हमारा ए है और ये रेडियस हमारा जो है ये दैट इज द डी। ओके, और उसके बाद जो है ये हमारा जो है आपका दिस वन, ये कोई भी एट ए डिस्टेंस हम इसके बीच में ये जो हमारा जो सेट है लेट अस से दिस वन इज इक्वल टू योर आर, है ना। अब हमको इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड T निकालना है, और इस पॉइंट पे हमको कितना चार्ज Q दिए हुए हैं और यहाँ पर भी हमको B निकालना है, ठीक है। तो और उसके बाद इस सिस्टम का हमको क्या निकालना है? C निकालना है। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ जो है ये जो हमारा स्पेस है दैट इज इट इज कॉल्ड द सेट। Is it clear? And it is an insulating medium. So this one is dielectric. So ये हमारा जो है this one is ये हमारा जो है ये हमारा dielectric। This is the dielectric. This is the dielectric. Is it clear? तो अब हमको ये हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का हम क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहे हैं। सिलिंड्रिकल कॉर्ड जो है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहे हैं। ये सिलेंडर हमारा है कैपेसिटर, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। हमारा इनर सरफेस है, सॉलिड सिलेंडर है और उसके चारों तरफ हमारा जो है कोएक्सियल होलो कंडक्टिंग सरफेस है। तो जो इनर हमारा सॉलिड सिलेंडर है उसका जो रेडियस हुआ a और ये जो हमारा एक्सिस हुआ, दिस वन इज द एक्सिस। इज इट क्लियर? और b हमारा आउटर जो है कोएक्सियल जो हमारा कंडक्टिंग सरफेस है उसका जो रेडियस b है, एंड द स्पेस बिटवीन द टू कर्व्ड सरफेसेस it is filled with the dielectric, and we know that dielectric it prevents the flow of the charge, it prevents the flow of the charge। is it clear? और जो हमारा इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे हमारा जो पोटेंशियल है दिस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Vg, और आउटर सरफेस को हम लोग अर्थ कर दिए हैं therefore V इज इक्वल टू G। अब इसको सोल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? मींस वी नो दैट व्हाट द पॉइसन्स इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू del स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस rho v अपॉन एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? और del स्क्वायर V का यहां पे वैल्यू क्या होगा? Since in between the two surfaces, conducting surfaces, since the space it is this capacitor is loaded with the dielectric, it is loaded with the dielectric, and in the dielectric the free charge density is always equal to 0, because in dielectric all charges in bound state, so free charges are not available, so henceforth ये जो rho v होगा ये हमारा 0 होगा। तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि that is del square v is equal to 0। अभी हमारा पॉइसन्स इक्वेशन जो है लाप्लास इक्वेशन में जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? तो अब इसको इक्वेशन को हम लोग अब ध्यान रखिएगा कि जब इसके ऊपर चार्ज दीजिएगा तो ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे तो V जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा तो जब हम V की बात करेंगे तो यहाँ पे V जो होगा it only depends upon the radial coordinate, the r, it is independent of theta and phi। Is it clear? Why? Because in metallic surface, in a metal, all charges are on the surface, and
a surface is equipotential and the electric field is always normal to the equipotential surface. उस केस में electric field surface पे normal होगा और आप जानते हो how can define the potential? The potential at a given point is the work done in bringing the unit positive charge from infinity up to that point. इसका मतलब है कि जो हमारा वर्क डन होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, इसलिए जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कोऑर्डिनेट, that will be independent of phi and the z. Therefore the phi and the z symmetry, the v only depends upon r because the e is the function of r. Henceforth the v it will be the function, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है किधर होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा. therefore ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो v अगर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा z हो गया तो केवल हमारा रेडियल कोऑर्डिनेट बचेगा. तो अगेन वी रिराइट द लाप्लास इक्वेशन. आप लाप्लास इक्वेशन को जब रिराइट कीजिएगा, जब इसको आप रिराइट कीजिएगा तो ये जो है डेल स्क्वायर is equal to 1 upon r is equal to delta upon delta r, and here the r and that is a delta v upon delta r. This is equal to del square, this is the del square v, and this is equal to, is it clear? Because the v is here, the v is the function of your क्या है, is it clear? Independent of theta, your phi and the z. केवल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अजीमुथ डायरेक्शन में नहीं है. आप जानते हो कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पर अगर करंट फ्लो करेगा वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाई डायरेक्शन में होगा. इज इट क्लियर? बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इज इट क्लियर? इसलिए वर्क डन भी जो होगा रेडियल डायरेक्शन में होगा. इसलिए v जो है किस पे डिपेंड करेगा, केवल r पे डिपेंड करेगा और फाई और z पे डिपेंड नहीं करेगा. इज इट क्लियर? तो इसको जब सोल्व कीजिएगा we can write here that is the r, that is the delta v upon delta r is equal to constant of integration. है ना? ये जीरो कब होगा, जब हमारा r dv upon dr ये कांस्टेंट होगा. इज इट क्लियर? तो ये क्या होगा, दिस इज v is equal to your log v is equal to क्या हो जाएगा, log r plus a log r plus a. Is it clear? dr upon dr, that is the log r, therefore v is equal to a log r plus b. So that is the equation of the potential at a given point in between the two conducting surfaces. अब बात होती है कि हम b is the constant of integration है, a constant है, a is unknown, b is unknown, a और b दोनों यहाँ पे unknown है, तो पहले हम अननोन को निकालेंगे, है ना? तो बात उठती है कि नो दैट एट r is equal to b, the b is equal to 0. Is it clear? तो यहाँ पे 0 is equal to a, that is the log, that is the b and plus b. Therefore the b is equal to minus a log b. So this is the equation number your 1, this is the equation number 2, and here equation number 3, and here that is equation number 4. Now put the value of 4 in equation number 2. Put the value of, so this one is equal to what? Here b is equal to a log r plus b, and if at r is equal to b, at r is equal to b, b is equal to 0. Therefore a log b, therefore b is equal to minus a log b. Therefore we can write here, therefore we can write here that is the b at r is equal to this is equal to a, and this is log r on here is equal to, यहाँ पे जब b पर होगा तो माइनस a log b हो जाएगा, माइनस a log b हो जाएगा, तो a को बाहर निकलिए, log r minus log b, therefore this is equal to log r plus b, log r plus b. तो यहाँ पे अभी a जो है ये भी अननोन है, तो फिर a को कैसे निकालोगे? we know that at r is equal to a,
the B is equal to B0. Okay, so put the value here, that is the B0 is equal to A, and here that is the log, and here that is the A upon. Okay, therefore A is equal to B0 upon, that is the log, that is the B upon B. So equation number 4, this is equation number 5, equation number 6, and this is equation number 7. So put the value of equation number 7 in equation number 5. Put the value of, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये हो जाएगा, this is B, the function of R is equal to A, and A is equal to your B0 upon, that is the log, and here that is the A upon B, and this is equal to your log, and that is R upon. So this is the here, and equation number 8. So now the potential at a given point. Now the potential at a given point between the two conducting surfaces. कहीं पे भी हम जो है कैपेसिटर के बीच में, मतलब जो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कहीं पे भी हमारा भी क्या होगा? Is it clear? And what is the V निकल गया, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. The electric field is equal to minus, that is the delta B upon delta R. Is it clear? And this is equal to. Okay, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं. This is equal to your minus V0 upon log A upon B, log A upon B into that is the B by R into 1 by B. Is it clear? तो B से B हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया. Therefore, this one is equal to B0 upon ln log B upon A into 1 upon R, equation number 9. Therefore, ER is equal to this one. Okay, so we can write here E, and therefore we can write the displacement vector D, and D is equal to your epsilon naught. D is equal to epsilon naught A. Therefore, this is equal to your epsilon naught V0 upon, that is log B upon A into 1 upon R. Is it clear? And according to Gauss's law, we know that the D dot ds is equal to total charge on the surface. That is the total electric flux. The total electric flux through a closed surface is equal to the net free charge within the volume enclosed by this area. Is it clear? That is the Gauss's law of electrostatic. The total electric flux, and the unit is coulomb. That is the total charge Q. Is it clear? So you can write here this for the Q, this for the Q is equal to your epsilon and the V0 upon, which is the log B by A into 1 by R. Is it clear? And here that is the R dot ds. Is it clear? So R dot ds जब हो जाएगा, this is simply जो है, this is equal to the magnitude ds. क्योंकि ds का, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो भी नॉर्मल है और r भी नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर therefore r dot जो ds का जो होगा उसको इस कैन बी रिटन एज r dot ds, that is ds cos theta, that is the along the direction. याद रखिएगा कि फ्लक्स की जब बात करते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है that should be normal to this surface. जब टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारा जो है
जो डी जो होना चाहिए वो नॉर्मल टू दी सरफेस। अगर सरफेस मान लीजिए डी और सरफेस के बीच में एंगल थीटा है तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा दैट इज डी डॉट डी एस, दैट इज डी डी एस डी कॉस थीटा डी एस, एंड डी कॉस थीटा दैट इज नॉर्मल टू दी सरफेस डी एस, एंड हेंस तो डी एस अपॉन आर। अब कहिएगा डी एस जो है इसको निकालना है, हाउ कैन वी फाइंड द डी एस? आप सिलेंडर में है, जब सिलेंडर की परिकल्पना करते हो तो सिलेंडर ऐसे है, तो सिलेंडर का जो सिलेंडर का ये ऐसे है, सिलेंडर ऐसे कप, ये कप सरफेस है सिलेंडर, इज इट क्लियर? तो सिलेंड्रिकल में ये 5 प्लेन है, ऐसे जा रहा है, और ये जेड प्लेन है, ये हो गया क्या हो गया डी जेड हो गया, ये हो गया डी जेड, और ये क्या हो गया आर डी फाइव, ये हो गया आर डी फाइव, इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ एंगल कहाँ से जा रहा है, ये फाइव है और ये 5 प्लस डी फाइव है, ये जो ये आर्क होगा ये क्या हो जाएगा, ये आर है और ये एंगल डी फाइव है, द लेंथ ऑफ दिस आर्क इट विल बी आर डी फाइव, इज इट क्लियर? तो ये एरिया हो जाएगा दिस इज इक्वल टू योर ds इनटू आर, सॉरी dz इनटू आर डी फाइव। जो हमारा सरफेस बनेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये वाला कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस, तो ये हमारा जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू dz एंड दिस इज इक्वल टू r d5, इज इट क्लियर? सो हियर r से r हमारा जो है ये कैंसिल हो गया, r से r कट गया, r से r कट गया, ये r से r खत्म हो गया, तो हमारा जो dz जाएगा 0 से 1 जाएगा और y जो है 0 से, है ना? याद रखिए कि जो फॉर्मूला याद करके रखें कि सिलेंडर का जो है एरिया होता है 2 पाई योर दिस वन इज 2 पाई h, इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा जो है वो क्यों आता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h क्यों आता है, यू शुड नो, इज इट क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा h हो जाएगा और ये 2 पाई, इज इट क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई और ये हो जाएगा h, ओके? अब ये टोटल चार्ज, अब देखिए सब कुछ नॉन, यू आर नोइंग द एप्सिलॉन नॉट, that is the unit of the epsilon naught is the farad per meter, and here the v naught is that is the volt, and here b और a is known है, b भी known है और a भी known है, और यहाँ पे h जो है height of cylinder भी known है, तो total charge on the surface of the inner solid conductor जो है ये आपको निकल गया कि कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितना है। हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। आप तो कोई कितना चार्ज जा रहा है आप एक्सपेरिमेंट से नहीं जानते, आप जो है पोटेंशियल जानते हैं। हेलो या कौन कट जाएगा, कहाँ कट जाएगा? डी अपॉन ए है, लॉग आर अपॉन ए, कैसे दोनों कट जाएगा? अरे नहीं यार, नहीं लगता है लॉग, ठीक से कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे केवल हम जो है ए अपॉन बी था, माइनस था, तो तुम जानते हो माइनस हटाने की वजह से इसको चेंज कर दोगे लॉग ऑफ प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ प्रॉपर्टी जब तक बता था नहीं, कोई बात नहीं, हटेगा ही, कहाँ हटेगा, लॉग का देखना प्रॉपर्टी नहीं हटेगा। तो ये आ गया, क्लियर? तो ये टोटल निकल गया, आप यूनिट को आप यहाँ लेके चले, इज इट क्लियर? और एच को भी यहाँ लेना, इज इट क्लियर? तो अब क्या होता है, C is equal to क्या होता है, this is equal to C, this is equal to C, so C क्या होता है, this is equal to 2 pi epsilon मतलब log d upon a, यही होता है ना, यही कैपेसिटेंस और सिलेंडर का होता है। तो आप यहाँ पे सारा चीज निकाल लिया, केवल आपको पोटेंशियल मालूम था, पोटेंशियल मालूम वही मालूम था, हम यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व किए, जो है उसको सॉल्व करने के बाद हमारा सारा चीज निकल गया, V एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, द चार्ज एट एनी पॉइंट, एंड साथ ही साथ हमारा जो है उसका जो है कैपेसिटेंस कितना था।
अब आप इस सारे चीज को मिला के आप जो है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि कुछ भी दिया हुआ तो टोटल चीज आपका एक बार निकल जाएगा। तो ये हमारा जो है ये, अब उसके बाद चलिए एक दूसरे तरह का कैपेसिटर पढ़ते हैं कि एक कॉनिकल कैपेसिटर होता है। तो कॉनिकल कैपेसिटर में आप कोई भी कैपेसिटर के लिए क्या चाहिए, दो कंडक्टिंग सरफेस चाहिए। तो ये हमारा जो है ये, और ये इसके बीच में पॉइंट से इसको कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टेड पॉइंट होता है। अगर 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 सीधे रख दीजिएगा तो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो हमारा जो कंडक्टिंग कोन है ये सॉलिड कोन है और दूसरा फ्लैट कंडक्टिंग सरफेस है, दोनों का जो वर्टेक्स के पास ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, एक डायलेक्ट्रिक पॉइंट के चलते। इज इट क्लियर? और ये जो है ये हमारा कोन और ये हमारा जो है आपका एक्सिस, ठीक है, और ये एंगल हमारा जो है थीटा। इज इट क्लियर? दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो हमारा जो है कोन का एंगल जो है ये कहां से कहां वेरी कर रहा है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा टू व्हाट, कहां से कहां करेगा, दैट इज टू पाई बाय, है ना। थीटा अल्फा जी, अल्फा क्या हो सकता है, थीटा है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ये कोण ये हमारा सॉलिड कोण है, ठीक है, और ये हमारा जो है ये हमारा आर है, दिस इज द आर, दिस इज द आर। इज इट क्लियर? ओके, तो आर हमारा जो है ये 0 से इंफिनिटी जा सकता है, ताकि क्यों इंफिनिटी नहीं लेंगे, क्यों हम आर नॉट लेंगे, ये आपको क्या फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर? और ये हमारा जो है सरफेस जो है, ये सरफेस हमारा जो है ये कंडक्टिंग सरफेस को हम लोग अर्थ केवल करते हैं, ठीक है। तो पाई बाय 2 पे हमारा क्या है, v जो है 0 है, और जब जब हमारा अल्फा जो हमारा जो है थीटा है, तो हमारा v जो है ये क्या है, दैट इज v नॉट, और हमारा अल्फा जो है जब ये पाई बाय 2 है, इज इट क्लियर, तो हमारा v क्या है, ये 0 है। तो अल्फा एंगल हो गया, दैट इज द पोलर एंगल। इज इट क्लियर? और यहाँ पे कोण है, याद रखिएगा, ये मेटल है और इसके सरफेस, इसके जो सरफेस पे चार्ज दीजिएगा, तो ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल होगा, तो ये कंडक्टिंग सरफेस है, और कंडक्टिंग सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस। तो यहाँ पे हमारा जो ई जो है, ई केवल थीटा डायरेक्शन में होगा, इसलिए ई भी हमारा क्या होगा, थीटा डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा जो v होगा दैट इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे v जो होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r एंड phi। इसलिए जब कोण की बात करते हैं तो कोण इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, क्योंकि कोई भी एक स्फीयर की परिकल्पना कीजिए, मान लीजिए ये आपका एक स्फीयर है, ये आपका एक स्फीयर होता है, और यहाँ पे सेंटर, और ये आपका जो कोण होता है। इज इट क्लियर? ये अगर ये आप इस सरफेस पे एक स्मॉल एरिया और इसके पेरिफेरी को, बाउंड्री को ये पॉइंट से मिला दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ए सॉलिड कोन, यू विल गेट ए सॉलिड कोन। आपको क्या मिलेगा, एक सॉलिड कोन मिलेगा। ये मेरी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। इसमें एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये एंगल जो होता है दैट इज इट क्लियर? और ये हमारा जो है ये वर्टेक्स है, दिस वन इज वर्टेक्स। इज इट क्लियर? तो ये हमारा जो है ये आपका थीटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये और ये जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग सरफेसेस होता है। तो जब कैपेसिटर में दो सरफेसेस हुआ, तो एक आपका सॉलिड कोन है, एक आपका सॉलिड कोन है, और वो उसका वर्टेक्स कहाँ पे है, एक फ्लैट कंडक्टिंग सरफेस पर है, और दोनों के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक है और ये पूरा जो एयर है। इज इट क्लियर? या डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इज इट क्लियर? तो अब इसको जो है सोल्व करना है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा इस सरफेस में, इसका मतलब ई जो है थीटा डायरेक्शन में होगा, ई केवल थीटा पे डिपेंड करेगा, और चूंकि भी जो है वर्क डन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए भी थीटा पे डिपेंड करेगा, आर से इंडिपेंडेंट होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इक्वेशन है, दैट इज द डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो v अपॉन
इज इट क्लियर? तो क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक है इसलिए ये वाला हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन होगा दैट इज 1/r² sin थीटा डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा and here that is the sin theta and here that is the delta v upon delta theta is equal to 0 और r वाला टर्म और phi वाला टर्म दोनों क्या हो गया, 0 हो गया, दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसके बाद अब इस इक्वेशन को हम लोग लिखे कि हम लोगों ने लिखा कि that is 1/r², that is the sin theta, and here delta upon delta theta, and here that is the sin theta, and here delta v upon delta theta is equal to 0। तो थीटा ये हमारा अल्फा है, इज इट क्लियर? वेरिएबल क्या है, अल्फा, इज इट क्लियर? तो व्हेन जब अल्फा हमारा थीटा रहता है तो भी हमारा क्या है, ये भी 0 है, और अल्फा हमारा जो है ये π/2 रहता है तो भी हमारा 0 है, फ्लैट सर्कल जो है वो आता है। इज इट क्लियर? तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो हमारा जो है ये आ जाएगा दैट इज योर sin थीटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। Therefore, the v is equal to your a, that is the log tan theta by 2 and the constant delta v upon delta theta। ये क्या हो जाएगा, ये delta v upon delta theta is equal to your a बटे sin theta। सही ना हो जाएगा, delta v upon delta theta is equal to a cosec थीटा, और a cosec थीटा को जब इंटीग्रेट कीजिएगा you will get the log tan theta by 2। is it clear? So here v is equal to a log tan theta by 2 plus b, this is equation number 1। now apply the boundary condition, when the alpha is equal to π/2, is it clear? तो अल्फा मतलब थीटा, मैंने कहा था सेम चीज, दिस इज द थीटा। अगर ये तो थीटा इज इक्वल टू π/2, अगर थीटा π/2 है या थीटा को रिप्लेस कीजिए अल्फा से, तो व्हेन द अल्फा इज इक्वल टू π/2 तो tan π/4 एंड tan π/4 क्या हो जाएगा, tan π/4 कितना हो गया, और दूसरा कितना होगा जी, बोलो। थीटा जो है अगर हम π/2 को लेकर चले जाते हैं तो हमारा जो है ये कितना होगा, tan θ/2। आए बउआ, तुम लोग सुन क्लास अटेंड भी कर रहे होगे, खाली सुन रहे हो? हाँ अभिषेक जी, सर tan θ/2 1 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा सर, 1 हो सर। जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो एक मिनट अभी जरा इसमें
थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन या तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो ये 1 होगा एंड log 1 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? therefore this is equal to v. इज इट क्लियर? तो v हमारा जो है ये क्या है, ये 0 है. कहां पे 0 है? at when the alpha is equal to theta. एक्चुअली इसको आप जो है ना, इसको ये अल्फा के टर्म में है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए. ओके, तो ये 0 है फ्लैट सरफेस, जैसे कि फ्लैट सरफेस अर्थ, तो ये हो जाएगा दिस वन इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा दैट इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू b एंड henceforth b क्या हो जाएगा, इट विल बी b क्या हो जाएगा 0. देन द b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू योर a एंड दिस इज log a log and here that is the tan theta by 2 क्योंकि b 0 है. so that is equation number 2. अब आप आइए, अब here a is unknown, here the a is unknown, अब इसको नोन निकालना है. तो आप जानते हो कि हमारा थीटा वैल्यू है when the alpha is equal to theta, हमारा b is equal to क्या है, b 0 बाउंड्री में. तो ये दिस वन b0 is equal to your a and this is log and here this is equal to your theta. When the theta is equal to alpha, when the theta is equal to alpha, this is tan and here that is alpha by 2 and therefore the a is equal to b0 upon that is the log and here that is the tan. Okay, अब इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3. Put the value of 3 in equation number 2. Put the value 2. We will get the v is equal to your v0 upon that is the log that is the tan by 2 into log and here that is the tan by 2. So that is variation that passes the value between theta. What is the value of v or theta? Each and every value of theta. मैंने कहा कि v इलेक्ट्रिक जो है थीटा का एक्सेस होता है, इसलिए v जो है थीटा का डिपेंड करेगा. तो थीटा का करेक्ट वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग लिंक है ये भी होगा. ये निकाल वाले इन बिटवीन जो है थीटा का अल्फा, जब व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 2. इज इट क्लियर? जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा है तो उस समय पर इक्वल टू 0 और आप जो है इक्वेशन का वो आप जो है अल्फा इज स्मॉलर देन थीटा बाय मतलब पाई बाय 2 से अल्फा के बीच में थीटा का वैल्यू रहता है, हमारा बीच है. इज इट क्लियर? अब इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस theta and this is equal to 1 upon r and then area b upon r. That is the minus 1 by r theta. तो उसको लिखिएगा therefore theta is equal to theta minus 1 upon r minus 1 upon r and here theta then this is b0 and this is the log, this is the log and this is the tan alpha by 2 tan alpha by 2. This is minus 1 v is the log tan alpha by 2 and here that is 1 upon that is the tan alpha by 2.
So now, again, if the E theta is known, then we can write here that is E and what is the E theta and this is the theta. The E theta is equal to your minus 1 upon R minus 1 upon R, and here we have the E zero, that is the E zero, and here that is the R, but here that is the law, that is the law, and here that is the scan, and here okay, so the total charge Q, the total charge Q, the total charge Q, the total charge Q is equal to that is the Q. So this is equal to your D theta, and here that is the okay, so the D and this is equal to your 1 upon R and D upon log. Here is the log. So here is after here So the area of this successful score is equal to PR and R.
क्या बच गया, आपको बच गया ये आप सोचने के अगर क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो कोम है, इस कोम का जो है ये तो ये जो शरीर है तो अभी जब टोटल सरफेस में जाकर करोगे तो फिर चार्ज नहीं रहेगा। अगर ये सेंसर में प्लस में चार्ज आते हो और उसके चार्ज का कंसेंट्रेट जो है डालते चले जाओगे तो इसके जब जो न्यूज चार्ज का सब्सट्रेट है तो हर एक सेंसर पर नहीं चार्ज होगा, सेंसर पर सेंसर पे चार्ज आएगा, सेंसर चार्ज इट इज क्लियर। उसी तरह हमारा रेडिएशन यहां पे क्लियर है दैट यहाँ पर ये होगा जो कंडक्टर के अंदर हमारा और सक्सेस तो जैसे आप उसी तरह हमारा जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा या so the process as those situations are really specified. Having तो वो है वो इसलिए जो हमारा जो ठीक है the solution satisfy my Laplace given solution Laplace so
next class we will discuss in some of basis of classes and equation, and then we will discuss the units हेलो सर सर वो ई थीटा सर ऐसे कैसे लिया सर थीटा क्या सर ई थीटा हाँ सर 1/r डिवाइड बाय थीटा आया था सर तो ग्रेडियंट का जो मेथड बताता है यस सर या
Yes, yes, sir. ओके, तो हमको जो है कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है इस तरह से आता है ऐसे ही आपका अक्षर शब्द हमारा ऐसे पढ़ता है। तो जैसे
Is it clear?
क्या है जे और जो लिया है देखो भागे भागे जाएंगे। व्हाट इज टाइम नाउ? 12:39। अब खाना बनाएंगे, खाएंगे, भागे भागे तो बनाएंगे नोट्स एंड विल गेट इट। तो ऐसा नोट्स मैंने कहा ना बेटा कि पहले सीख लो। देखो सीखोगे ना तो कभी अपने आप सब आ जाएगा। नोट्स बना के भेज देंगे, अच्छा से ना बनाएंगे कि जिसमें तुम, क्योंकि नोट्स जब भेजेंगे तो वहाँ पे समझाने के लिए नहीं रहेंगे, एक एक स्टेप करके समझा देंगे और क्लास में समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इंजीनियर बनने के लिए, जब आप 4 साल के बाद पढ़कर निकलिएगा कि यू आर फिट फॉर एनी टेक्निकल डिग्री और नॉट, आप तो रट के परीक्षा पास कर जाइएगा, बट यू आर फिट फॉर टेक्निकल जॉब और नॉट। आपने जो स्किल सीखा कि नहीं सीखा, आप जो है, मैंने कहा था कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में मैंने कहा था, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फ्लूइड डायनामिक्स एज वेल एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ पे, और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो दुनिया में ऐसा कौन चीज है जरा बताओ जहाँ पे तुम मशीन यूज नहीं करते हो, जहाँ पे तुम फाइबर यूज नहीं करते हो, जहाँ पे तुम लेजर यूज नहीं करते हो, जहाँ पे माइक्रोवेव ओवन यूज नहीं करते हो। तो ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे तुम पावर को ट्रांसमिट करना नहीं चाहते हो। तो पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ऐसा जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? कि जहाँ पे मिनिमम रिसोर्सेज पे मैक्सिमम आउटपुट दें, है ना। तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल में कंट्रोल इंजन, तो बेसिक चीज यही है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट या आगे टाइम वायरिंग फील्ड डिपेंड्स अपॉन 4 इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन जो आपको आगे बढ़ाएंगे। बाकी सब जगह यही 3 चीज यूज होगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड द कर्ल। जहाँ पे कहीं पर ट्रेंड मालूम करना है ग्रोथ का, आप तो कहते हो ना कि यहाँ पे पॉपुलेशन रेट, तो जहाँ पे रेट मालूम करना है, जहाँ पे वहाँ पे ग्रेडियंट लेते हैं। जहाँ पे इंटीग्रल अप्रोच है, एज ए होल अप्रोच है, वहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेशन लेते हैं, थ्योरम अप्लाई करते हैं, है ना। जहाँ पे हमको डाइवर्जेंस, मतलब जहाँ पे हमको समथिंग इज डाइवर्जेंस थ्रू ए पॉइंट, वहाँ पे सोर्स और सिंक है, वहाँ डाइवर्जेंस आता है। जहाँ पे समथिंग इज रोटेशन है, जहाँ पे रोटेशनल वेक्टर है, वहाँ पे कर्ल लेते हैं, क्योंकि हमको हर एक पॉइंट पर लेना है। और जब पॉइंट पर कोई चीज को लोगे तो इंटीग्रेशन तो पॉइंट का सम हुआ ना। बाकी कहते हैं कि अगर कहीं एक व्यक्ति, तुम कहते हैं कि सब क्लास में 100 विद्यार्थी है तो 100 का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, बाकी जब एक की बात करेंगे तो डिफरेंशियल अप्रोच होगा। तो हमारा, जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं कंडक्टर का, तो वहां पे हम डिफरेंशियल लेंगे, क्योंकि वहां पे पॉइंट चार्ज है और वही पॉइंट चार्ज डाइवर्जेंस ऑफ डी है, क्योंकि रो है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तभी ना पॉइंट है डेल्टा वी टेंड टू 0, और वही जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का सोर्स है।
इज इट क्लियर? तो सब पॉइंट को मिला देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी, तो जहां रो होगा वहीं डाइवर्जेंस होगा। जहां पर कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्ल ऑफ भी लोगे, जहां पे हमारा रोटेशन वेक्टर है वहीं पर कर्ल ऑफ भी होगा, जहां पे हमारा कर्ल ऑफ एच है जे है वहीं पर कर्ल ऑफ एच होगा। उसके बियॉन्ड ले लोगे, वायर के बाहर चले जाओगे तो कर्ल ऑफ एच में जीरो हो जाएगा। तो बहुत समझना पड़ेगा डिफरेंशियल अप्रोच, ग्रेडियंट और डिफरेंशियल एंड कहीं भी पॉपुलेशन के बारे में स्टैटिस्टिकल डाटा जब करोगे तो तीन ही चीज आता है, ग्रेडियंट आता है, इंटीग्रल अप्रोच आता है, डिफरेंशियल अप्रोच आता है ना। तो इसलिए कहते हैं इंटीग्रिटी, इसलिए इंटीग्रेशन बड़ा जबरदस्त चीज है। इंटीग्रिटी मतलब समर्पण, मन से, वचन से, कर्म से। तो जरा मैथमेटिक्स अगर अपने आप में देखोगे तो वो निरस है। तो बाकी मैथमेटिक्स इज ए टूल टू एग्जामिन एनी प्रॉब्लम। अगर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खाली कर लेते हो तो मीनिंगलेस है, बट जहां पे उसका यूज है तो यूज को हमको लेकर चलना है ना। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स साइंस की भी बात करता है, मैथमेटिक्स की बात करता है, क्योंकि जो साइंस आता है, सो मैथमेटिक्स इज ओनली टू एग्जामिन द टूल, इट इज ए टूल टू एग्जामिन द फिजिकल प्रॉब्लम। मतलब उसको सिमुलेट करना है किसी साइंस को, तो मैथमेटिक्स वहां पे आता है, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए अगर केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाते हो और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझते हो तो फिर उसका मीनिंगलेस है। क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? लाप्लास इक्वेशन पढ़ोगे तो लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म। तुम जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ पे लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे हार्मोनिक्स को मिलाते हैं और उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, वहाँ देखो सिग्नल बनता है, गॉसियन प्रोफाइल, रेक्टेंगुलर पल्स, सॉटूथ पल्स। तो इस सब का यूज ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? चले हम अभिषेक शुक्ला, अभिषेक जी। यस सर। बोलिए सर 8 तारीख से एग्जाम है बोल रहा है। अरे 8 तारीख से एग्जाम है, जब तक से PIT की वेबसाइट पर नहीं आया और आपको अरविंद जी के द्वारा कोशिश नहीं दिया जाए तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हम आपको अभी बताए ना कि नाउ एनहांस योर सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना, रिड्यूस योर सर्किल ऑफ कंसर्न। आप लोग जो है अपने डोमेन के अंदर कंसर्न रहिए। आप बाहर में, आपको जब तक से BIT सिंदरी एग्जाम लेना ना, BIT सिंदरी से जब तक से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आए तब तक से जो है आप ज्यादा दिमाग टेंशन चिंता मत कीजिए। You will get information from BIT. Yes sir, you inform us early sir. अरे आप काहे के लिए चिंता? आप तो तुमको लगता ही नहीं कि पढ़ने में आपका ध्यान है। इन्फॉर्म अर्ली, आप हमेशा तैयार रहिए ना, एक बार स्टूडेंट पढ़ते रहिए। जो पढ़ने वाला लड़का है ना हमेशा तैयार रहता है। जो बाउंड्री पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारी मिलिट्री खड़ी है, वो क्या इंतजार करती है कि पाकिस्तान और कश्मीर, जो चाइना बोलेगा कि आज के दिन लड़ाई करेंगे तो लड़ेंगे। आर्मी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, 24 आवर्स हमेशा जो है ये दिमाग अपने आप को लेकर चलिए। वार लाइक सिचुएशन, हम हमेशा तैयार हैं कि जब भी एग्जामिनेशन होगा अपियर होगा, तब जाकर जिंदगी में सक्सेस मिलेगा। जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, देन सेट अप गोल्स। कॉलेज खुलने का कुछ नहीं है कॉदर को आप इतना आप क्यों सोचते हैं? आप सोचिए जो वर्तमान अभी है, भविष्य की चिंता करके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। जो आपको BIT सिंदरी से इंफॉर्मेशन मिले, आपको, हम लोग को तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। आपको आप लड़का सब शेयर कर देता है, टीचर जो है उसी आप ही के आधार पर टीचर भी कुछ बोल देता है। जब तक से BIT सिंदरी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आए आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। बहुत सारे स्पेशल एग्जाम के बारे में आता रहता है, वो स्पेशल एग्जाम पढ़िए समर, वो आपके पहले वाले के लिए। देन अप्लाई योर कॉमन सेंस, अप्लाई योर कॉमन सेंस। पहले आप स्टिमुलस होता है और उसका रिएक्शन होता है। इन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिएक्शन गॉड गिव्स यू विजडम। अप्लाई योर विजडम, अप्लाई योर विवेक। और विवेक अप्लाई कीजिएगा तब आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स नहीं होगा। तो आप जो है स्टिमुलस, जहां से आपको स्टिमुलेट करता है और आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन स्टिमुलस एंड बिटवीन रिएक्ट, है ना, there is something and that is called the wisdom. So apply your wisdom, apply your vivek, and the vivek is not given to जानवर। सांप को थोपोगे तो काटेगा, वो कुछ सोचता नहीं है बीच। तो रवि कुमार यार, नोटिस दिखाने से अच्छा है ना कि वो तुम अपना चेहरा दिखाओ, है ना।
ऐसे ही नोटिसेस सर्कुलेट हो रहा है फेक। कहाँ से सर्कुलेट हो? तो मैंने कहा ना दिया कि IIT सिंदरी के वेबसाइट पे जब आ जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप ओके सर। दुनिया में तो बहुत कुछ आता रहता है, बहुत सारा फेक न्यूज आ रहा है, इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है FIR लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ट्विटर जो है ब्लॉक कर रहा है। तो आप र्यूमर में मत जाइए, आपको जो भी BIT, यू आर द स्टूडेंट ऑफ BIT सिंदरी, सो यू विल बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, सो ऑलवेज रेडी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, यू आर द स्टूडेंट। ऐसा थोड़ी जो हम आज मेरा क्लास नहीं था, मैडम ने कहा कि सर मेरा क्लास ले लीजिए, हम क्या करते नहीं, अभी 2 घंटा पढ़कर तैयारी करेंगे तब आएंगे, तो भाई यू टीचर, तो बी ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी, यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर, नॉट अ रोड छाप BA और MA, so differentiate between yourself and a simple graduate in arts college or any science, it clear. So आप एक टेक्नोक्रेट, सुलझे हुए व्यक्ति, आप हर एक चीज टेक्निकल माइंड से, he has a technical mind. What do you mean by the technical? That's something mindset. Okay. Okay, sir. तो मैं नोट्स भेजता हूँ।